हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि 21 जनवरी 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं। फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सीटेट में पूछे गए हैं एसएसटी के, वो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 25 से 27 क्वेश्चन की क्लास थी। तो आज ही उसी के साथ वाली क्लास 2 हम करने जा रहे हैं। और आज की क्लास में स्पेशल हमने 2023 अगस्त में जो आपका पेपर हुआ था सीटेट का ऑफलाइन एग्ज़ाम था, उसी के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। फ्रेंड्स, एसएसटी में आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने आज 25 क्वेश्चंस लिए हैं और 25 क्वेश्चंस कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में लेना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और 5 से 10 क्वेश्चन 60 में से हम छोड़ देंगे, जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिनको समझाना थोड़ा सा कठिन है या फिर जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, देखने में आपको थोड़े से अटपटे लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन से बचने की जगह अच्छा है कि इन क्वेश्चंस को आप करें। ठीक है, ध्यान से पढ़ें इनको और समझ बनाएं इन क्वेश्चन पे अपनी, क्योंकि सीटेट का पैटर्न अब इसी तरह का है। पेडागोजी के रूप में क्वेश्चन आते हैं, कंटेंट प्लस पेडागोजी ऐड होके क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इन क्वेश्चन से भागने से ज़्यादा अच्छा है इन क्वेश्चंस पे अपनी समझ बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास के शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप में से जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। आज एसएसटी की क्लास 2 है, जिसमें हम 2023 जो अगस्त में आपका पेपर हुआ था वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी, यानी कि ए ऑप्शन से लेके डी ऑप्शन तक में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। बताइए फ्रेंड्स। जो उष्ण कटिबंध की संकल्पना होती है, उसके बारे में समझने के लिए किसकी जानकारी होनी चाहिए? देशांतर की होनी चाहिए, ग्लोब की होनी चाहिए, आतपन की होनी चाहिए, यानी कि आइसोलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर अक्षांश की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसमें से इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन से अधिक सही दिए गए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इजीली अब दिख रहा होगा। बताइए, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है फ्रेंड्स। सबसे पहले स्टार्टिंग में ज्योग्राफी में ग्लोब के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और आपके ग्लोब से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपका ग्लोब है फ्रेंड्स, और ग्लोब पे यहाँ बीचों बीच कौन सी रेखा होती है? इसे बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री। ठीक है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र होता है, ये कैसा क्षेत्र होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, तापमान अधिक होगा, तो यहाँ जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय की संकल्पना समझने के लिए किसकी आवश्यकता है? ग्लोब की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको ग्लोब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हमने अभी आपको बताया ये क्या है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये भी 23.5 डिग्री। ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है। तो यानी कि अक्षांश रेखा की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी प्रकार आपतन यानी कि आइसोलेशन की भी ज़रूरत होती है। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन देशांतर रेखाएं किस तरह से होती हैं ग्लोब पे? इस तरह से। क्या देशांतर रेखा की ज़रूरत है?
हो सकता है मान लीजिए आपको देशांतर रेखा का ज्ञान नहीं है, फिर भी आप उष्णकटिबंधीय की जो संकल्पना है उसको समझ पा रहे हैं या फिर किसी दूसरे को समझा पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि देशांतर रेखा की ज़रूरत नहीं होगी। अब ए जिस ऑप्शन में होगा काट देंगे, इसको काट देंगे, ठीक है, इसको भी काट देंगे और 4 को भी काट देंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी हमने आपको बताया ग्लोब की आवश्यकता होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए। आपतन सॉरी आतपन यानी कि आइसोलेशन की जानकारी होनी चाहिए, और अक्षांश यानी कि आपके जो है लैटिट्यूड की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो आपको हल्की सी समझ बनानी है और आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए आप जब देख लेंगे ना देशांतर, आप तुरंत ही देशांतर को काट देंगे और अपना ऑप्शन नंबर 3 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ए नहीं है, देशांतर नहीं है, और देशांतर रेखा के ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं है उष्णकटिबंधीय संकल्पना को समझाने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी सारी बात ग्लोब पे बता के क्लियर कर दी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं जिनके पास नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन से भागने की ज़रूरत नहीं है हमें, और हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है, कुछ तो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे और कुछ में कॉन्सेप्ट प्लस पेडागोजी रहेगी। थोड़ी सी समझ बनानी है हमें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है बस। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप देखते ही क्वेश्चन को लगा देंगे। थोड़ा सा आपको किसी किसी क्वेश्चन में सोचने की ज़रूरत पड़ती है। पूरे आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ये ऐसे मिलेंगे जिनमें कन्फ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके लिए नहीं, एक टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन को आप यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्रांत धारणाएं हैं? प्रांत धारणाएं किसे बोलते हैं? जो ऐसी गलत चीज़ें बनाई हुई हैं। ठीक है, यह एक गैर उपयोगी विषय है। बताइए, क्या सामाजिक जो अध्ययन है आपका गैर उपयोगी विषय है? ये तो उपयोगी विषय, यानी कि ये धारणा बनाई हुई है, यानी कि ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो गलत चीज़ें हैं उसको हम ठीक मानना है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, क्या ऐसा होता है? प्राकृतिक विज्ञान जो सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी एक धारणा बनी हुई है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, ऐसा है क्या? गलत बात है, ऐसा तो नहीं है, यानी कि ये भी एक धारणा बनी हुई है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलिटी प्राप्त विद्यार्थियों को नौकरी के लिए विकल्प केवल अकादमी यानी कि एकेडमिक में ही है, क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं है, तो ये भी एक फालतू की धारणा बनाई हुई है। तो बताइए, इस क्वेश्चन को करने में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ABCD इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पूछा है प्रांत धारणाएं, गलत चीज़ें बनाई हुई हैं ऐसी लोगों ने, तो ये सारी चारों के चारों पॉइंट ही बिल्कुल गलत बनाए हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इनका उल्टा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तन। ठीक है, समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। अच्छा तर्क पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्चा में नागरिक शास्त्र आया था। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? थोड़ा सा समझने में कठिन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए, 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। बताइए।
थोड़ा सा इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लेना नहीं था एक्चुअल में, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने इसको भी टाइप कर दिया है। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं ठीक है, इसको रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको पिंड कर दूंगा मैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिंड कर दूंगा क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? बताइए कौन सा आंसर इसमें से बेस्ट होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है चुनाव में मतदान द्वारा। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। ओके, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है फ्रेंड्स लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि हम जो लोकतंत्र में किस तरह से भागीदारी कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में 2 तरह से भागीदारी की जा सकती है। एक तो चुनाव में मतदान करके, ठीक है, और दूसरा कोई सामाजिक आंदोलन के द्वारा, ठीक है, और सामाजिक आंदोलन के द्वारा और मतदान करके। अब आ जाता है धरना और रैली। धरना और रैली सामाजिक आंदोलन के अंदर ही आ जाएंगे। सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड ही हमने कोई रैली की है या फिर धरना किया है, तो इन दोनों एस्पेक्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं, ठीक है, इन 2 तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सब कुछ एक ही पॉइंट में बता दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 भी ठीक है, लेकिन हमें एक ही चुनना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना समझना है कि लोकतंत्र में भागीदारी किस तरह से की जा सकती है। एक तो मतदान द्वारा, दूसरा सामाजिक आंदोलन के द्वारा, चाहे इसमें कोई धरना किया हो आपने, कोई रैली की हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, हाँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, ये भी इस तरह का ही क्वेश्चन है, पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर, विद्यार्थियों ने अंतर बताने के लिए कुछ उत्तर लिखे हैं, ठीक है। विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। मतलब ये बताना है कि शॉपिंग मॉल में और साप्ताहिक जो बाजार लगता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अलग अलग उत्तर दिए हैं विद्यार्थियों ने, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसकी तुलना करने में, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल की तुलना करने में क्या है, असफल दिख रहा है। मतलब 4 ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, कौन सा सबसे कम वैल्यूएबल होगा, सबसे कम अंतर दर्शा रहा है। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, ठीक है, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्र में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा है गांव में शॉपिंग मॉल होता है आपके? नहीं होता। तो अंतर उसने विद्यार्थी ने बता दिया, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं अभी। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। बिल्कुल सही बात है। साप्ताहिक बाजार जो होता है वो किसी एक दिन लगेगा, सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगेगा, लेकिन शॉपिंग मॉल क्या होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और अलग अलग बिल्डिंग पर इनमें शॉप्स होती हैं, ठीक है, बात सही है बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, ठीक है, ये बात सही है,
जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। लंबे समय तक रहती हैं, ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। लंबे समय तक रहती हैं या फिर परमानेंट रहती हैं, ठीक है। ये बात, ये वाली लाइन क्लियर कुछ नहीं की गई है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। अभी ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं हम। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती, लगता है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, छूट गया है, सस्ती दरों पर मिलते हैं। एक बार देख ले, क्या नीचे तो नहीं है? नीचे नहीं है, सस्ती दरों पर मिलते हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो साप्ताहिक बाजार में क्या है, बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर मिलते हैं। जबकि मॉल्स में क्या होते हैं, मॉल्स में क्या होता है, मॉल्स में मॉल्स में कॉस्टली होंगी चीज़ें, सस्ती तो नहीं मिलती हैं वहाँ। और फ्रेंड्स ये ऑप्शन इस तरह से क्या था, कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो चीज़ें हैं मॉल्स में केवल धनी लोग ही उनको वहन कर सकते हैं। मॉल्स में ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है, लेकिन मुझे याद आ गया ऑप्शन क्या था इसका। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो ठीक है, वो उसकी कंपेयर में वो वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर मिलते हैं, जबकि मॉल्स में क्या है, मॉल्स में महंगी चीज़ें होती हैं और उनको केवल धनी लोग ही वहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉल्स में केवल धनी लोग ही जाएंगे, नॉर्मल आदमी भी मॉल में जाके ख़रीदारी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतनी महंगी चीज़ें होती हैं केवल धनी ही वहाँ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ में फ्रेंड्स मैं इसको टाइप कर दूंगा फिर से, ठीक है, क्योंकि एडिट नहीं कर पाते हैं तो इसलिए पता नहीं चलता पीडीएफ में कहाँ मिस्टेक है। एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत बहुत टाइम वेस्ट होता है ये पीडीएफ बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। जो विद्यार्थी हैं उन्हें भारतीय संघवाद की समझ होनी चाहिए और सराहना वो करें, ठीक है। उसके लिए कौन सा प्रश्न बेस्ट होगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। ठीक है, होल्ड करते हैं ऑप्शन को। संघवाद को परिभाषित कीजिए। केवल संघवाद को परिभाषित कर दिया तो काम हो जाएगा उससे, और सराहना हो जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन तो काट देंगे, होगा नहीं आंसर, ठीक है। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं। कौन कौन से शासन व्यवस्था के 3 स्तर हैं और उनके क्या कार्य हैं, केवल इतना बताने से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4। राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिख लो। क्या संक्षिप्त विवरण लिखने से समझ और सराहना हो सकती है? नहीं। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3। इसमें हमें थोड़ा सोचना है फ्रेंड्स। आप ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे कि विद्यार्थी ने क्या कहा है कि यदि हमारा जो है स्थानीय शासन नहीं होता, ठीक है, और हमारा राज्य शासन नहीं होता, तो फिर कौन सा शासन बचता, केवल केंद्र वाला बचता। तो केंद्र से जो फैसले लिए जाते तब क्या होता, यानी कि जो विद्यार्थी है उसको स्थानीय शासन की समझ है, ठीक है, राज्य शासन की भी समझ है, ठीक है, और केंद्र के शासन की भी समझ है, तभी तो उसने ऐसा जो है प्रश्न किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को राज्य के शासन की भी समझ है, स्थानीय शासन की भी समझ है और केंद्र के शासन की भी समझ है, तभी उसने ऐसा प्रश्न किया कि यदि राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती तो और केंद्र से सारे फैसले लिए जाते तो क्या होता आपके विचार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़े से अटपटे लगेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन ये, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनसे डरने की बजाय इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, और इन पर अपनी समझ बनाने की ज़रूरत आपको है।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? मतलब ऐसा ऑप्शन बताना है जो संविधान की जरूरत के बारे में सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा, तो वो वाला ऑप्शन हमें इसमें क्लिक करना है। पहला ऑप्शन देखते हैं। संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यक को नित्य उपलब्ध है। चलिए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी जो है अपना दबाव ना बना सके। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऐसा है जो संविधान के बारे में सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये वाली बात भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 वाली, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब या तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर इसका 4 होना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ये संविधान के बारे में सबसे कम डिफाइन कर पा रहा है। बाकी ऑप्शन इसके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, हाँ ये लिखा था, पूरा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 देख लेते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु अभिकथन दिया गया है। ये कतरन रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। ठीक है, सही बात है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, स्क्रैप बुक के द्वारा दिखाया जा सकता है। एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। बताइए फ्रेंड्स, पढ़ के ही पता चल रहा है क्या ये बात सही है? कोई स्क्रैप बुक है और इस स्क्रैप बुक को बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, यानी विभिन्न सामग्रियों का मूल्य, जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनके मूल्य के आधार पर कतरन रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक का मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा होता है, मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, ठीक है, वो सस्ती चीज़ों से बनी हुई है लेकिन उसके अंदर ज्ञान का भंडार है, उसके अंदर बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ज्ञान दे रही है वो, तो क्या उसका मूल्यांकन उस कागज़ की वजह से करेंगे जिससे वो सस्ती बनी है, या उस स्याही की वजह से करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, और अभिकथन ए ठीक है और कारण गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 लिखा गया है यहाँ, ऑप्शन नंबर 4 कर लेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, हमारे पास स्पेस काफ़ी है। हाँ, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान, ठीक है, की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बताइए, जो तथ्यात्मक ज्ञान होता है उसकी जांच करनी है विद्यार्थियों के, तो किस तरह का प्रश्न होना चाहिए? राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, राजनीतिक प्रश्न पूछना चाहिए, यह विषय विशेष कौशल का ज्ञान, किसी स्पेशल सब्जेक्ट के स्किल्स का ज्ञान होना चाहिए? बताइए, वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान होना चाहिए या फिर परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए? बताइए, राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, राजनीतिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए? नहीं। परिभाषिक केवल शब्दावली के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? नहीं। क्या केवल एक ही विषय विशेष के कौशल का ज्ञान होना चाहिए? नहीं। वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी और
अलग अलग कैटेगरियों के ज्ञान से संबंधित प्रश्न उससे करना चाहिए। देख के भी आपको आइडिया लग सकता है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल ज्ञान के लिए राजनीतिक प्रश्न होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि पारिभाषिक शब्दावली केवल डिक्शनरी का से संबंधित क्वेश्चन होने चाहिए। केवल किसी एक विषय विशेष के स्किल्स के से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए क्योंकि फैक्चुअल ज्ञान चाहिए। नहीं, उसे अलग अलग तरह की श्रेणियों का, वर्गीकरणों का ज्ञान होना चाहिए। इससे रिलेटेड प्रश्न उससे किया जा सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे फ्रेंड्स। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में लिखा आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में पक्का आएगा। लैंग्वेज कुछ और हो सकती है लेकिन ये क्वेश्चन जेंडर वाइज से ज़रूर आएगा। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में, रोजी एक लेडी है, उसने महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में यानी कि इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया। सही बात है। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं। इसलिए उसने महिला का जो चित्र बनाया वो नर्स के रूप में बनाया। ठीक है। जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, टेक्निकल जो है चीज़ों की आवश्यकता होती है साइंस में, और महिलाएं टेक्निकल वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती, कैपेबल नहीं होती हैं। इसलिए उसने ऐसा किया है। तो टेक्निकी चीज़ों के लिए उसने एक इंजीनियर, मेल इंजीनियर का चित्र बनाया। ठीक है। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है, क्या बताता है रोजी का कथन? जेंडर का वर्गीकरण कर दिया उसने, जेंडर का भेदभाव कर दिया उसने, या फिर जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है ये एक, जेंडर स्थिरता। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखेंगे, आप जो वर्ड याद करते हैं टैग वर्ड, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड, उनको मैंने आपसे बताया था टैग वर्ड की वीडियो भी आपके लिए बनाई हुई है। इंग्लिश में उनका नाम ज़रूर याद करना है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जेंडर लिखा है। आपको ये तो पता ही है कि जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है। लेकिन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कई बार हम केवल हिंदी का नाम पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा या फिर पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा, इंग्लिश का नाम भी इसमें ज़रूर रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक जेंडर रूढ़िवादिता है, एक जेंडर रूढ़िवादिता धारणा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं पीडीएफ में बगल में इसके मेंशन कर दूंगा। इंग्लिश का वर्ड देख के एकदम से समझ में आ जाता है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। एक रूढ़िवादी धारणा है, एक लोगों ने बनाई हुई है कि हाँ ऐसा होता है, नर्स महिला ही अच्छी होगी और इंजीनियर पुरुष ही अच्छा होगा। ये एक रूढ़िवादी धारणा ही तो है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स पीडीएफ में आपके मेंशन कर दूंगा साइड में, इंग्लिश में भी इसका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हाँ, क्लास 6 कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है, ठीक है, मतलब कहना चाह रहा है कि पृथ्वी प्लेन नहीं है कागज़ की तरह, तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? जो मानचित्र होते हैं, नक्शे यानी कि मैप, उसको एक प्लेन पेपर पे कैसे दिखा देते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? मान लिया किसी बच्चे ने ये प्रश्न कर लिया कि मैप पे हम कैसे दिखा देते हैं सपाट, तो उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उसको समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना। ठीक है, ये कहना बच्चे के लिए उचित नहीं होगा। बच्चे ने प्रश्न किया है तो उसको समझाना है, काट देंगे। विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना, ग्लोब दिखा दिया उनको। ठीक है, विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, मानचित्र दिखाने से होगा क्या? मानचित्र तो उन बच्चों ने देखा ही है, मानचित्र देखने के बाद ही तो बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। अच्छा, इस वाले ऑप्शन को होल्ड करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, सजीवता के साथ यानी कि प्रैक्टिकली यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। बच्चों को ग्लोब दिखा दो, ठीक है, सजीवता के साथ बिल्कुल एक्टिव वे में ग्लोब दिखा दो और उनको समझाओ, दिखाओ
कि मानचित्र और ग्लोब कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, लेकिन हमें एक ही ऑप्शन चुनना है इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली जब हम दिखा देते हैं ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें एक ही चुनना है, इसलिए हम किस पे जाएंगे? वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया। हाँ, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। फ्रेंड्स, कथन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही बात लिखी है, बिल्कुल सही बात है। जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, उसका आर्ट के साथ एक गहरा संबंध है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तर्क क्या दिया गया है, यानी कि रीज़न क्या बताया गया है? चित्रकलाएँ, मूर्ति कलाएँ, प्राग ऐतिहासिक शिल्प आकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है फ्रेंड्स, चित्रकला कहीं पे मिलेगी, कोई मूर्ति कला या प्राग ऐतिहासिक काल की कोई शिल्प आकृति, ये किससे रिलेटेड है? ये सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडीज़ की अलग अलग ब्रांचों में तो निरूपित की जाती हैं कि ये वाला जो साक्ष्य मिला ये इस ब्रांच के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये वाला इस ब्रांच के अंतर्गत आएगा। तो जो कारण दिया गया है कथन का, बिल्कुल सही दिया गया है, तो यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों कहाँ लिखे हैं सही। फ्रेंड्स, आजकल सीटेट क्या करने लगी है, पहले ऑप्शन पे रहता था ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, लेकिन अब उल्टा कर दिया। देखो क्या लिखा है ऑप्शन में, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो आप गलती से पहला ऑप्शन मत क्लिक कर देना, अब ये वाला ऑप्शन लास्ट में रहने लग गया है। तो आप देख लेना कहाँ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ेंगे, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 12 क्वेश्चन आपके हो गए हैं आज की क्लास के, लगभग 12-13 क्वेश्चन और बचे हैं। फ्रेंड्स, सेशन यदि आपको पसंद आ रहा हो, क्लास आपको पसंद आ रही हो, तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपके ग्रुप्स हैं फेसबुक व्हाट्सअप, उस पर शेयर कर दीजिए। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है आपका पहला, कथन ए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभाविक और सत्यापनीय है। बिल्कुल सही बात है। जो सोशल स्टडीज़ है उसकी प्रकृति कैसी है? साक्ष्य आधारित है। ठीक है, प्रूफ बेस्ड है और एक्सपीरियंस बेस्ड है और सत्यापनीय है, बिल्कुल वेरीफाइड है। तो सही बात है। सेकंड कथन देख लेते हैं, इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। व्याख्यान शब्द देख के आप काट मत देना कि व्याख्यान लिखा हुआ है काट दो उसको। इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, लिखा क्या है। जैसे किसी पुराने टाइम में किसी राजा के बारे में, किसी शासक के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, कोई एकल घटना हो गई किसी शासक के बारे में, तो बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। उसके बारे में अलग अलग जगह से अलग अलग स्रोत हमें मिलते हैं जानकारी के। ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई? किसी के बारे में, किसी शासक के बारे में अलग अलग जगह से, अलग अलग पुस्तक के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। तो एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, इस बात का ये मतलब हुआ। यानी कि ये वाली बात भी सही है, यानी कि दोनों ही कथन इसके सही हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 ए, सॉरी 4 नहीं, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे दिया गया है, ए और बी दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या दिया गया है। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना, लेकिन यदि आपने टैग वर्ड्स वाली वीडियो हमारी देखी होगी, ठीक है, कितनी ही बार हमने वीडियो में कहा है कि टैग वर्ड्स को आप, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उन पे समझ बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में वही वर्ड्स यूज़ करके क्वेश्चंस पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। चुनाव प्रक्रिया के बारे में समझाना है भारत की, ठीक है। स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना। जो चुनाव होते हैं, लोकल चुनाव होते हैं, उनके बारे में वृत्त चित्र से दर्शा दिया। क्या ये विधि सही है? श्रेष्ठ विधि पूछा है? नहीं। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। किसी आदमी को बुला लिया, स्पेशलिस्ट को, और उससे बोल दिया कि व्याख्यान दे दो, लेक्चर दे दो और इसके बारे में बता दो। क्या वो ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराना, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रैक्टिकली करके सीखना, जो आपने सुना है ना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि प्रैक्टिकली कर लो इस काम को। कक्षा में प्रतिनिधि के लिए चुनाव का आयोजन करा दो, बस सेम ही तो प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है अब। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में भी क्या दिया गया है। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, बेकार ऑप्शन हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर 3 इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हाँ, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों, यानी कि चरवाहे जो होते हैं, के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। बताइए, संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना एक पॉजिटिव बात है, बताया था ना आपको टैग वर्ड्स की वीडियो में। तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो सबसे बेस्ट हो जाएगा उनके बारे में संवेदी बनाने के लिए? किसके बारे में? चरवाहों के बारे में। आदिवासियों और चलवासी पशु चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन अच्छा होता है फ्रेंड्स, लेकिन होल्ड करेंगे ऑप्शन को, आगे पढ़ लेते हैं। पाठ्य पुस्तक पठन काट देंगे इस ऑप्शन को। चरवाहों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताना, उनके बारे में संवेदनशील बनाने के लिए बच्चों को किताब पढ़ा दो केवल, उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। व्याख्यान और सेमिनार, इन दोनों ऑप्शन को तो एकदम काट देंगे। केवल उनको लेक्चर दे दो, सेमिनार करा दो, हो जाएगा उससे? नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। बकरवालों पर चलचित्र, ठीक है, सिनेमा जिसे बोलते हैं, या फिर वृत्त चित्र दिखाना। वृत्त चित्र दिखा दो या फिर चलचित्र, जो सिनेमा जिसे बोलते हैं, वो दिखा दो, उससे हो जाएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 या फिर 4? तो ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो बेस्ट होगा बिल्कुल। उन चरवाहों के बारे में, आदिवासियों जो चलवासी लिखा गया, पशुचारियों, चरवाहों पर सामूहिक चर्चा करा दो, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एक बेस्ट वे होगा, ठीक है, इससे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आज का। देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते हुए, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड जल के बारे में, जल के इस्तेमाल के बारे में। समय शिक्षक को शाम पट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? मतलब ये कहना चाह रहा है प्रश्न में, जो विद्यार्थी हैं जल के उपयोग के बारे में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और टीचर को ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है, किस तरह से करना चाहिए? विद्यार्थियों की बातों को सुनना, लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। फ्रेंड्स ऑप्शन को देखते ही काट देंगे। विद्यार्थियों की बात को सुन लिया टीचर ने, लेकिन उनके बारे में कुछ भी अभिलेखन नहीं किया, उनके बारे में कुछ भी नोट नहीं किया, काट देंगे। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, चलो होल्ड करते हैं इस ऑप्शन को। जो वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। फ्रेंड्स जो होनहार विद्यार्थी हैं केवल उनकी प्रतिक्रिया को लिखना है? क्या ये समानता की भावना हो जाएगी? ये तो गलत बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 को भी काट देंगे देखते ही।
अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। थोड़ा सा फ्रेंड स्लाइड को ऊपर लेंगे हम, हल्का सा ऊपर लेंगे स्लाइड को। अब ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है आपका, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी इसका ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारा हमारा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हैं और उसके सब्जेक्ट हैं और जो भी मुद्दे हैं उनके आधार पर प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करके लिखना। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज की क्लास का देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर ओके, एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। बच्चों को क्या करता है? जिला न्यायालय में ले जाते हैं। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से उद्देश्य पूरा करते ये करता है? बताइए कौन सा उद्देश्य इस चीज़ से पूरा होगा? न्यायालय के प्रकार्य का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिका पर बातचीत करना। चलिए होल्ड करते हैं। न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। बच्चों में भय तो पैदा करना ही नहीं, ऑप्शन को काट देंगे बी को। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना। फ्रेंड्स डराना, विद्यार्थियों को ऐसा कभी करेंगे ही नहीं और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना, काट देंगे। प्रोत्साहित करना तो ठीक है, लेकिन डराने वाली जो बात है निगेटिव वर्ड हो गया, काट देंगे। अब हम स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करेंगे और थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्लाइड को। ज़्यादा छोटा हो गया फ्रेंड्स, दिखेगा नहीं आपको। हाँ, आई होप कि आपको अब दिख रहा होगा। तो हमने कौन कौन से ऑप्शन को काट दिया था? हमने काट दिया था आपका ऑप्शन नंबर बी को काट दिया था और ऑप्शन नंबर सी को भी काट दिया था। और बी और सी जहाँ पे होंगे कट जाएंगे, 1 भी कट जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल ए। न्यायालय में क्या कार्य होता है उसका अनुभव कराना, वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल ए वाला पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें निगेटिव वर्ड्स दिए गए हैं 2 सेंटेंस में, देखते ही काट देंगे, तुरंत काटने के बाद आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 18। अब थोड़ा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। मतलब क्या करती है एक टीचर? अपनी पाठ योजना के लिए अधिगम उद्देश्य लिखती है जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल के साथ करने में सक्षम हो, ठीक है, तुलना कंपेयर करने में। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। बताइए इस उद्देश्य को दिखाने के लिए विद्यार्थियों को क्या प्रदर्शित करना होगा? अपना विश्लेषण प्रदर्शित करना होगा, अपना ज्ञान प्रदर्शित करना होगा, अपनी समझ वो करनी होगी प्रदर्शित, या फिर अपना अनुप्रयोग। बताइए अनुप्रयोग तो क्या करेंगे इसमें? तुलना करनी है ना दोनों की, साप्ताहिक बाजार और कॉम्प्लेक्स की। तो विद्यार्थियों को क्या इस्तेमाल करनी होगी? अपनी समझ, यानी कि अपनी सेंस, अपना बोध। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तुलना करने के लिए विद्यार्थियों को अपनी समझ प्रस्तुत करनी होगी, अपनी समझ को प्रदर्शित करना होगा, यानी कि बोध को, सेंस को प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए डायरेक्ट
एक ही बार में देखते ही क्वेश्चन को इसको लगा सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आज का, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। हाँ, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। सही बात है, बिल्कुल। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान के मालिक बन गए। ये भी बात बिल्कुल सही है। ये हिस्ट्री की पेडागोजी है फ्रेंड्स, कंटेंट भी इसमें मिला रखा है। जो नील की जब उत्पादन में जो बढ़ने लगा था उसका, तो उसमें निवेश करने लगे थे लोग और भारत आए, इस यानी कि अंग्रेज जो है इंग्लैंड से क्या भारत आ गए थे और बड़े बड़े बागान के क्या हो गए, मालिक बन गए। दोनों ही बात, अभिकथन और कारण दोनों ही सही दिए गए हैं। तो किस ऑप्शन में लिखा है? दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। चलिए, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। फ्रेंड्स, 16वीं और 17वीं शताब्दी में, यानी कि 1500 से लेके 1700 ईस्वी के जो बीच का पीरियड था, उसमें क्या हुआ, भारतीय कपड़ों की जो मांग है वो तेजी आने लगी उसमें। तो बुनकरों में क्या परिवर्तन हुआ? ठीक है, आधिकारिक नहीं लिखा है, अधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि मांग में तेजी आ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कताई और धुलाई और रंगाई का काम करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, छोड़ करते हैं ऑप्शन को। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फ्रेंड, जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो ये पॉइंट उसमें दिए गए हैं। बहुत सारे डिजाइन आ गए थे, डिजाइनों में बहुलता आई थी और शिल्पकारों में कलात्मकता में उनकी बढ़ोतरी हुई थी। सही बात है, ऑब्वियसली। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली शुरू हो गई। तो जो हमें ऑर्डर देने थे, जो कपड़ों के जो ऑर्डर देने होंगे उनके लिए पहले से ही पेशगी मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही लिखी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, बी को भी काट देंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें सी और डी दिया, हाँ पहला ही ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन दिया गया है इसका सी और डी। तो ऑप्शन नंबर सी और डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो कपड़ों की जो है मांग जब बढ़ गई थी 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन आ गए थे, तरह तरह के डिजाइन बनने लगे थे। तो उससे क्या हुआ, शिल्पकारों में कलात्मकता की, जब डिजाइन अलग अलग बनेंगे तो कलात्मकता की बढ़ोतरी होगी ऑब्वियसली। और एजेंट से पहले पैसे भी मिलने लगे थे, पेशगी जिसे बोलते हैं, कि इतना हमारा माल आपको देना है और ये आपको पहले ही हमने पेशगी दे दी है। ठीक है, ये काम भी तब होने लगा था। तो ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट दिए गए हैं, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आज का, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 ईस्वी में आई किताब समर्पित है। ज्योतिराव फूले ने जो 1873 में किताब लिखी थी, किसको समर्पित थी वो? अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्म समाज सुधारकों को, भक्ति गायकों को, भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को। तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अमेरिकी गृह युद्ध था, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध प्रकट करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए ये किताब वो थी, समर्पित थी। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
हाँ, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि जो मध्यकाल था उसमें जनजातियों के जो समूह थे उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। ऐसा क्यों है? ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोग नज़र में आए, ऐसा है क्या? वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। वे अलग थे, एकांत में रहते थे, ऐसा है। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए, ऐसा है क्या? वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, ऑप्शन नंबर 4। क्या था जनजातीय समूह के बारे में? जैसे आजकल क्या है, कोई भी घटना होती है या कोई भी हिस्ट्री क्रिएट होती है तो उसके बारे में बुक्स में लिखा जाता है, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, उनके बारे में लिखित दस्तावेज होते ही नहीं थे, वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जब लिखित में कोई चीज़ रखेंगे ही नहीं कहीं पर भी तो जानकारी कहाँ से मिलेगी? अभी भी हमें कोई हिस्ट्री में कोई जानकारी मिलती है तो कुछ ना कुछ लिखित, कोई पत्थर पे कोई लिखित चीज़, कोई मूर्ति पे मिलता है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते थे। इसलिए जानकारी हमें बहुत कम जानकारी उनकी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ लेगा, जो किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा जो समझ लेगा वो इस क्वेश्चन को टिक कर सकता है इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आज का। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछना चाह रहा है कि कुरान का एग्जाम्पल देकर, कुरान का उदाहरण देकर किसने कहा था कि महिलाओं के लिए भी शिक्षा का अधिकार जरूरी है, महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए? हजारा बीबी इस्माइल ने कहा था, और बेगम या फिर बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कहा था, मुमताज़ अली ने कहा था, या फिर बेगम अनीस किदवई ने कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड्स मुमताज़ अली ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है आपका, उससे बाहर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। हो सकता है लास्ट क्वेश्चन भी हो, नहीं 25 दिए गए हैं, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये भी डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? बताइए। ये लेखांश जो है 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था? किसने लिखा था ये लेखांश? यही पूछा है। गौतमी ने, रुद्रमा देवी ने, रजिया ने, या फिर दिद्दा ने लिखा था? किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो डायरेक्ट ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये लिखा गया था रजिया के द्वारा, ठीक है। रजिया ने ये लेखांश लिखा था, उनके द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, ठीक है, देख लेते हैं। ये प्रश्न है फ्रेंड्स हिस्ट्री से आपका, जो कि एनसीईआरटी में आपका दिया गया है। आपने पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी होगी तो आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। कौन से पुरा पाषाण स्थल, पहला जो पाषाण स्थल था, कौन से स्थल में चूना पत्थर के बने औजार मिले थे? बताइए। चूना पत्थर के औजार कहाँ मिले थे? ब्रह्मगिरी में मिले थे, हुंसगी में मिले थे, इनाम गांव में मिले थे, या कोल्डीवा में मिले थे? बताइए, कमेंट कीजिए। किसी को पता है तो इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। कहाँ मिले थे चूना पत्थर से बने औजार? ये मिले थे आपके हुंसगी में, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन रखे हैं। एक ही क्लास में पूरा पेपर 2023 का रख पाना संभव नहीं था, क्योंकि क्वेश्चंस को समझाना भी पड़ता है। पेडागोजी के क्वेश्चन हैं मोस्टली, ठीक है। पहली जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे पेडागोजी रिलेटेड थे, तो समझाने में टाइम लगता है। कल एक क्लास हम बना देंगे आपके लिए, जो कि क्लास नंबर 3 रहेगी, उसमें 2023 का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देख लेंगे, ये तो 2023 से पहले पेपर कोई ले लेंगे, या फिर सीडीपी की आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। अभी सीडीपी का आपका सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आई है
तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम है दी अंकित राठी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम है दी अंकित राठी के नाम से, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी पीडीएफ आपको मैसेज या कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम पे ऑलरेडी सारी पीडीएफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीटेट से रिलेटेड इनफ कंटेंट टेलीग्राम के चैनल पर पड़ा हुआ है। आप ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम से ही आप ले सकते हैं इजीली। ठीक है, डेली टेलीग्राम पे क्विज़ भी आती है, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी डेली क्विज़ आती है, इंस्टाग्राम के स्टेटस में भी, और आपके पोस्ट में भी डेली क्विज़ चलती है। आप वहाँ भी जाके क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फेसबुक आईडी अंकित चौधरी के नाम से, चाहें तो आप फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।